हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, भारत में न्यायिक प्रणाली। अगर इससे पहले के चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से स्टार्ट करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्ति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक बार चेक करना पड़ेगा कितने हैं अभी लेटेस्ट में, अगर बढ़ गए हों आजकल में, कुछ ऐसा पता नहीं है। ऐसी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों के परामर्श से की जाएगी जिनका परामर्श राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। अब तक उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। इस परंपरा को सिर्फ एक बार तोड़ा गया जब श्री अजीत नाथ राय को वरिष्ठता क्रम में नीचे होने के बावजूद 25 अप्रैल 1973 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी विवाद: संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। 1982 में SP गुप्ता वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि न्यायिक नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से विचार करना अनिवार्य है, पर इसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है। इसका आशय यह है कि न्यायिक नियुक्ति के संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पर 1993 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार करना अनिवार्य होगा एवं राष्ट्रपति के लिए इसे मानना बाध्यकारी होगा। इस प्रकार न्यायालय के इस फैसले द्वारा न्यायिक नियुक्ति का अधिकार न्यायपालिका के पास आ गया है। बाद में इसमें संशोधन कर एक कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया है। इसी कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों के बीच आम राय नहीं बनती तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है। न्यायाधीशों को अपनी राय लिखित रूप में देनी होती है। इसे सेल्फ अपॉइंटमेंट प्रणाली कहा जाता है। दुनिया में न्यायिक नियुक्ति की यह अनोखी प्रणाली है क्योंकि किसी अन्य देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार नहीं होती। सामान्यतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 प्रणाली प्रचलित हैं, एक कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति एवं दूसरा जनता द्वारा चयन। कॉलेजियम प्रणाली का एक लाभ यह हुआ है कि इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगी है। पर दूसरी ओर इसका नुकसान भी हुआ है। इससे न्यायपालिका का लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है। न्यायपालिका अब ना तो जनता के प्रति उत्तरदायी रही है, ना ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति। इससे न्यायपालिका में भाई भतीजावाद का खतरा भी बढ़ गया है। कॉलेजियम व्यवस्था के विरुद्ध स्वर न्यायपालिका के भीतर ही उठने लगे। कई माननीय न्यायाधीश एवं भूतपूर्व न्यायाधीश कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करने लगे। राजनीतिक हलकों में भी एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की चर्चा होने लगी। अंततः सरकार ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। 5 सदस्यीय इस आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अन्य सदस्य होंगे उच्चतम न्यायालय का एक अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री एवं 2 अन्य न्यायविद जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह आयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति एवं स्थानांतरण के बारे में सिफारिश करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ ने की। संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक बार फिर कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आ गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता: वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। अधिवक्ता के रूप में अवधि की गणना करने में वह अवधि विचार में ली जाएगी जिस दौरान संबंधित अधिवक्ता
जनपद न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। भारत में अभी तक ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है। संविधान की तृतीय अनुसूची में न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। पदासीन होने से पूर्व न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी। यह शपथ राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ली जाएगी। न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र या न्यायाधीश को हटाया जाना। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यह राष्ट्रपति को संबोधित होगा। न्यायाधीश को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। यह राष्ट्रपति के आदेश से होगा। केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही अनुच्छेद 124(4) में प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकता है। संसद विधि बनाकर इस संबंध में प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति के क्षेत्र से अलग करके यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति इस विषय में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्पित समवेदन पर भी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन आदि संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जाएंगे और उनमें न्यायाधीशों की पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किंतु वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर राष्ट्रपति इस प्रत्यभूति का अधिहरण करने में सक्षम होगा। मतलब राष्ट्रपति कर सकता है, जो भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय उसके न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि संचित निधि पर भारित होंगे। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश के हटाने के समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। अनुच्छेद 121। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कार्य नहीं करेगा। वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को संसदीय विधि द्वारा निर्धारित वेतन देय होता है। प्रत्येक न्यायाधीश अन्य विशेषाधिकार, भत्ते, अवकाश तथा सेवा अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यह सब संसदीय विधि द्वारा नियत होगा। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ उसके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किए जा सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो, अनुपस्थित या अन्य कारण से। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेगा। फिर आ जाते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि उच्चतम न्यायालय के सत्र के संचालन में न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या की कमी हो, तब मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु पात्र हो से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में शामिल होने के लिए निवेदन कर सकेगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही लिखित निवेदन किया जा सकेगा। तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की समस्त शक्तियां तथा विशेष अधिकार होंगे, किंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते राष्ट्रपति के आदेश पर अवधारित होंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसी से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने का निवेदन कर सकता है। पहला कौन सा है? ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो संघीय न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सुपात्रता हो। ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समस्त क्षेत्राधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार होंगे। इनके वेतन तथा भत्ते राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होंगे। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता। आरंभिक अधिकारिकता। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होता। इसके अंतर्गत निम्न मामले शामिल हैं: भारत संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत परिसंघीय विवाद ही आते हैं।
पर कई ऐसे मामले जो परिसंघीय तो हैं पर इस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आते, जैसे संविधान के लागू होने के पहले के संधि विवाद एवं प्रसंविदा, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग को निर्दिष्ट विषय, संघ और राज्य के बीच ब्यौरा का समायोजन। रिट अधिकारिता मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय निम्न रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने कथित रूप से किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है। इस याचिका द्वारा निरोधकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करें। प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि संबंधित व्यक्ति को किस आधार पर परिरुद्ध किया गया है। यदि न्यायालय निरोध का विविध औचित्यपूर्ण नहीं मानता तो उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश जारी करेगा। यह याचिका विधि विरुद्ध निरोध के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी उपचार प्रदान करती है। यह अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तुरंत उपचार प्राप्त किए जाने का साधन है। उपचार यहाँ पर दवानीय न्याय है। इस याचिका का उद्देश्य निरोधकर्ता को दंडित करना नहीं है बल्कि अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेतु आवेदन निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते हैं। पहला, स्वयं निरुद्ध व्यक्ति, निरुद्धि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, माता पिता, पति पत्नी, निकट संबंधी, निजी मित्र या कोई संगठन। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी विधिक व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल या ऐसे अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध रिट क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यतः रिट राज्य या शासन के खिलाफ जारी की जाती है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, किंतु इसका एक अपवाद बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है जिसको व्यक्ति तथा राज्य दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। परामर्श से तात्पर्य समादेश से है। यह एक नागरिक उपचार है। इसके द्वारा न्यायालय किसी लोक प्राधिकारी को संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा आरोपित लोक कर्तव्य के पालन की अपेक्षा करता है। परामर्श निम्नलिखित के विरुद्ध जारी किया जा सकता है: अधीनस्थ न्यायालय, शासन, निगम या लोक पराधिकारी। परामर्श जारी करने हेतु निम्नलिखित दशाओं की संतुष्टि आवश्यक है: याची को कोई विधिक अधिकार होना चाहिए, विपक्षी प्राधिकारी पर कोई विधिक कर्तव्य आरोपित होना चाहिए, यह कर्तव्य विवेकीय या वैकल्पिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्तव्य आदेशात्मक होना चाहिए, विपक्षी पर आरोपित कर्तव्य वैधानिक होना चाहिए, यह कर्तव्य संविदीय नहीं होना चाहिए, कर्तव्य लोक प्रकृति का होना चाहिए, याची ने विपक्षी से न्याय की मांग हो तथा उसे इनकार कर दिया गया हो, इसके विरुद्ध परामर्श जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुच्छेद 361 में यथा प्रावधानित परिस्थितियों में किए गए कृत्यों के विरुद्ध परामर्श की मांग नहीं की जा सकती। राज्य विधेयिका के विरुद्ध इस बात के लिए परामर्श जारी नहीं किया जा सकता कि उसे उस विधेयक पर विचार करने से रोका जाए तो जो मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी परामर्श जारी नहीं किया जा सकता जो मात्र लिपिकीय या छोटा अधिकारी है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी परामर्श जारी नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध याचिका प्रतिषेध याचिका एक न्यायिक रिट है। इसे न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी को उसके क्षेत्र अधिकार के अतिक्रमण से रोकना या उसे उसके क्षेत्र अधिकार की सीमा में आबाद करना है। प्रतिषेध याचिका केवल वही जारी किया जा सकता है जहां न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी को अधिकार ही ना हो या जहां वह अपने क्षेत्र अधिकार की सीमा से बाहर जा रहा हो। यह याचिका केवल इस आधार पर जारी नहीं की जा सकती कि क्षेत्र अधिकार के प्रयोग में अनियमितता हुई है या क्षेत्र अधिकार का प्रयोग त्रुटिपूर्वक किया गया है। प्रतिषेध याचिका वही जारी की जा सकती है जहां कार्यवाही लंबित हो। यदि कार्यवाही समाप्त हो चुकी है तथा आदेश पारित किया जा चुका है, वहां प्रतिषेध याचिका जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण याचिका जारी की जाएगी। यदि न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाही अंशतः क्षेत्राधिकार से युक्त एवं अंशतः क्षेत्राधिकार के बिना हो, वहां उतने क्षेत्राधिकार के विरुद्ध प्रतिषेध याचिका जारी की जा सकेगी जितना क्षेत्राधिकार के बिना है। उत्प्रेषण याचिका इस रिट द्वारा अवर न्यायालय के न्यायाधीशों से मामले के अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की जाती है। इस रिट का उद्देश्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक प्राधिकारियों को उनकी क्षेत्र अधिकारिता की सीमा में आबाद करना है। यदि वे क्षेत्र अधिकार से परे जाकर विनिश्चय देते हैं तो उसे उत्प्रेषण रिट द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
उत्प्रेषण याचिका केवल निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर ही जारी की जा सकती है। पहला, न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारियों द्वारा जनता के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को अवधारित करने के विधिक अधिकार का प्रयोग किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी पर न्यायिक कार्य करने का कर्तव्य हो, ऐसे प्राधिकारी ने अपने प्राधिकार से परे जाकर कार्य किया हो। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है? दोनों रिटें न्यायिक, अर्धन्यायिक या किसी ऐसे प्राधिकारी जिस पर न्यायिक कार्य करने का कर्तव्य हो के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये याचिकाएं शुद्ध प्रशासकीय प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती हैं। दोनों याचिकाओं का उद्देश्य भी समान है। इनका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार के अतिलग्न से रोकना है। उपरोक्त समानताओं के बावजूद दोनों रिटों में अंतर। दोनों कार्यवाहियों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर जारी की जा सकती है। प्रतिषेध कार्यवाही के लंबित होने के दौरान जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो और अंतिम आदेश पारित किया जा चुका हो। प्रतिषेध निवारणात्मक, उत्प्रेषण उपचारात्मक। कुछ मामलों में दोनों रिटों का जारी किया जाना आवश्यक हो सकता है। अतः यदि किसी लंबित कार्यवाही में विवाद का कोई अंश अंतिम रूप से तय कर दिया गया हो है तथा उसका दूसरा अंश तय करने की प्रक्रिया जारी है, तब वहाँ दोनों रिटों को साथ साथ जारी किया जा सकेगा। अधिकार प्रेक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है? यह एक न्यायिक उपचार है। यह किसी सर्वान तथा स्वतंत्र लोकपद को हथियाने वाले या उस पर काबिज व्यक्ति के खिलाफ एक प्रभावी उपचार है। इस रिट द्वारा संबंधित व्यक्ति से यह कारण दर्शाने के लिए कहा जाता है कि किस प्राधिकार से वह पद को धारण किए हुए है। यदि ऐसा व्यक्ति अपना प्राधिकार स्पष्ट कर देता है तो उसे उसके पद पर बने रहने दिया जाता है। यदि वह समुचित कारण नहीं बता पाता तो उसे पद से हट जाने का निर्देश दिया जाता है। अधिकार प्रेक्षा हेतु आवेदन कोई भी निजी व्यक्ति ला सकता है, यहाँ तक कि यह विषय में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध नहीं है यह या उसे कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है तो भी यह आवेदन कर सकेगा। अपीलीय अधिकारिकता, संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। यदि संविधान की व्याख्या में संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों में भिन्न भिन्न निर्णय दिए हों, यदि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो। दीवानी मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई सारभूत प्रश्न शामिल हो, यदि मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। आपराधिक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को परिवर्तित करके उसे मृत्यु दंडोष दिया हो। यदि उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को परीक्षण के लिए अपने पास अंतरित कर लिया हो और अभियुक्त को दोष सिद्धि करके मृत्युदंड दिया हो। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। विशेष इजाज़त से अपील, ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से होती है। सलाहकारी अधिकारिकता, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिकता प्राप्त है यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कोई विधि का प्रशासन ऐसी प्रकृति का या ऐसे सार्वजनिक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय अपेक्षित है, तो वह उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय इन मामलों में जो सलाह देता है वह सरकार के लिए आबद्धकार नहीं है, पर यह न्यायालयों के लिए आबद्धकार माना जाता है। संविधान के प्रारंभ के पहले की गई संधियां और करारों से उत्पन्न विवाद जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आरंभिक अधिकारिकता में नहीं आते, पर फिर भी राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में अनुच्छेद 13 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के न्यायिक पहलुओं के सपरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। संघ एवं राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की उच्चतम न्यायालय इस आधार पर जांच करता है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता। ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 254 इस बात का प्रावधान करता है कि समवर्ती सूची या ऐसे किसी भी विषय जिस पर संघ एवं राज्य दोनों की विधियां प्रवर्तन में हो और उनमें कोई परस्पर विरोध हो, तो उच्चतम न्यायालय विरोध की सीमा तक राज्य की विधि को अमान्य घोषित कर सकता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इस रूप में इसके सभी फैसले दृष्टांत के रूप में प्रकाशित एवं सुरक्षित रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कोई भी फैसला देते समय
उन्हें दृष्टांत के रूप में अवलोकन करते हैं। ये फैसले अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने का अधिकार भी प्राप्त है। दंड के रूप में 6 मास का साधारण कारावास अथवा 2000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध से असंगत हो। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कोई स्पष्ट उपबंध नहीं था, किंतु अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के निर्वाचन द्वारा इस विस्तृत शक्ति को स्वयं साधारण किया। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत मारबारी बनाम मेडिसन के प्रमुख मामले में चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध संविधान में ही निहित है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा संसद पर या कार्यपालिका पर अधिरोपित कोई भी निर्बंध न्यायिक पुनरावलोकन पर नहीं लगाया जा सकता। क्या नहीं लगाया जा सकता? न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार न्यायिक पुनर्अवलोकन की इस शक्ति के अंतर्गत देश का उच्चतम न्यायालय सभी संविधान पूर्व एवं संविधानोत्तर विधियों को, यदि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों का अतिक्रमण करती हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर प्रकीर्ण अधिकारिकता। निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने का उपबंध है। संविधान का अनुच्छेद 317, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 257, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 130, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 35, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अधीन निर्वाचन अर्जियां सीधे उच्चतम न्यायालय में फाइल की जा सकती हैं। फिर आ जाते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका द्वारा सामान्य न्याय के कार्य से आगे बढ़कर जनहित के मामलों में सरकार एवं विधानमंडल को विभिन्न आदेश जारी करने को प्राय न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने एवं जनहित याचिकाओं के प्रयोग के कारण न्यायिक सक्रियता का प्राय समर्थन किया जाता है। सरकारी तंत्र की अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार को रोकने में इसने कारगर भूमिका निभाई है, पर न्यायालय की अत्यधिक सक्रियता के कारण कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे संवैधानिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। कार्यपालिका एवं विधानमंडल के कामकाज में न्यायपालिका का अनुचित हस्तक्षेप बढ़ सकता है। न्यायपालिका ऐसे विषय पर भी आदेश जारी कर सकती है जिसके बारे में उसे पर्याप्त जानकारी न हो तथा जिन मामलों का क्रियान्वयन कार्यपालिका के लिए कठिन हो। इससे न्यायपालिका के राजनीतिकरण की भी समस्या पैदा हो सकती है। इसी कारण कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता एक दुधारी तलवार की तरह है। एक और न्यायिक सक्रियता जहां कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है, वही न्यायपालिका की अधिक सक्रियता के कारण संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है। लोकतंत्र में सरकार के सभी अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, साथ ही उनके बीच शक्तियों का नाजुक संतुलन होता है। लोकतंत्र की सफलता इस संतुलन पर भी निर्भर है। अगर सरकार के सभी अंग अपने अपने दायित्वों के प्रति सजग हों तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उच्चतम न्यायालय ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है।